के प्रायोजक हैं रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। मंत्रिमंडल विस्तार एक अबुझ पहेली सा बनता जा रहा है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, लेकिन विस्तार होता नहीं। कभी कोई वजह, कभी कोई वजह, कभी किसी से मुलाकात और कभी किसी से मुलाकात न होना। ऐसे बहुत से सवाल रोज़ सतह पर आते हैं, आबो हवा में तैरते हैं, लेकिन वो दिन नहीं आता। कभी कोई कहता है कि राजभवन कोरोना संक्रमित हो गया है, इसलिए कैसे होगा। फिर ये होता है मिंटो हॉल में होगा। फिर ये होता है कि संघ के दरबार में मुख्यमंत्री हाजिरी लगाए हैं। संगठन से भी चर्चा हो गई है, ज्योतिरादित्य सिंधिया से भी चर्चा हो गई है, और अब हाईकमान के पास सूची लेकर रवाना होने वाले। 2 तारीख को होगा, लेकिन ये 2 जून का मंत्रिमंडल फिर नहीं बनेगा। जो खबरें हैं वो यही हैं। तो चलिए, आखिर क्या है, क्या वजह है जिस वजह से मंत्रिमंडल गठन में इतनी देर हो रही है। ऐसे संक्रमण के काल में मंत्रिमंडल बहुत ज़रूरी है। विपक्ष बार बार ये कहता है, सरकार के कामकाज पर बहुत असर पड़ता है, इसका विपरीत असर पड़ता है, लेकिन फिर भी मंत्री नहीं बन रहे हैं। बहुत लोग आस लगाए बैठे हैं। कहा यह जाता है कि 1 अनार और 100 बीमार। अनेक लोग दावेदार हैं, और दावेदार ऐसे कि मुझे बना दो, नहीं बनाते हो तो उसे मत बनाना। इस तरह की भी चीज़ें हैं। कहा जाता है, बार बार कहते हैं, नैतिकता का तकाजा भी यही है कि ये मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। लेकिन मुख्यमंत्री को मंत्रिमंडल गठित करने में कितना अधिकार है, इस पर भी कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। किसी में हाईकमान राज़ी नहीं है, किसी में वो लोग राज़ी नहीं हैं जो बहुत लंबे समय तक साथ रहे हैं, किसी में वो लोग राज़ी नहीं है जो बहुत लंबे समय से बनना चाहते हैं। और राज़ी और नाखुशी, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं जिससे देर होती जा रही है और तारीख का इंतज़ार बढ़ता जा रहा है। यही हमारा आज का विशेष शिवराज मंत्रिमंडल विस्तार, तारीख पर तारीख। चलिए, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार शिवनराग पटेरिया, भारतीय जनता पार्टी से डॉक्टर गुलरेज शेख, और योगेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर गुलरेज, आप ही से समझ लेता हूं कि आखिर ये देर क्यों हो रही है, वो तारीख कब आएगी, और ये जो तारीख जो है वो धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। आखिर ये तारीख बढ़ने का जो ये लंबा सिलसिला है, ये किसी अदालती कार्रवाई जैसा क्यों होता जा रहा है? इतनी ऊहापोह किस बात की है? और वो दिन कब आएगा जब मध्य प्रदेश को पूरा एक मंत्रिमंडल मिलेगा? जाहिर है, लोकतंत्र में मंत्रिमंडल बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए तो मंत्रिमंडल का जिक्र बार बार होता है। क्या देरी क्या है? आखिर वो दिन कब आएगा? रिजवान साहब, आप जो पूछ रहे हैं कि वो तारीख कब आएगी, तारीख भी आएगी, जल्द ही आएगी, और मंत्रिमंडल का विस्तार भी होगा। लेकिन आपका जो दूसरा प्रश्न है वह महत्वपूर्ण है कि अभी देरी क्यों हो रही है, उसके पीछे का कारण क्या है। देखिए, सबसे बड़ा कारण है प्राथमिकताएं, कि हमारी प्राथमिकता समय काल स्थिति परिस्थिति के हिसाब से क्या है और कब क्या करना है। अभी आप देखिए कि जो अनिश्चितता का दौर कोरोना ने लाया है, उसकी वजह से बहुत सारी चीजें जो है जिनको गुण दोष के आधार पर आपको तोलना है और तोल कर करना है। जैसे बीच में एक्सपांशन हो रहा था, लेकिन उस समय जो माइग्रेंट लेबर्स की क्राइसिस थी, और उसके बाद में फिर ये हुआ कि एकदम से नंबर्स बढ़ना शुरू हुए थे कोरोना के केसेस के, तो फिर प्राथमिकता जो थी वो माइग्रेंट लेबर की समस्या का सॉल्व करना, जो लोग गांव पहुंचे हैं उनकी समस्या का निदान करना, फिर किसानों की जो फसल खड़ी थी और मानसून आने वाला था,
पहले उनकी फसल खरीदना, तो यह प्राथमिकताएं थी। अभी जो प्राथमिकता है वो उसके एक सबसे बड़ी चीज है कि अब अनलॉकिंग जो चल रहे हैं लॉकडाउन को, तो उसमें कम से कम हमको जो है क्षति पहुंचे कोरोना वायरस से, वो ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमी को लाभ पहुंच सके, तो उन मेजर्स को लेना। तो अभी जो है ये कोरोना वायरस की जो प्रकोप है उसकी वजह से अनिश्चितता का जो दौर है उसमें मूल्यांकन किया जा रहा है कि प्राथमिकता आपकी क्या होना चाहिए। उस प्राथमिकता को आधार पर रखते हुए ही सब चीजें चल रही हैं। तो अब आप देखिए 2-4 दिन के अंदर एक्सपेंशन भी हो जाएगा, लेकिन अभी चूंकि एक एक दिन महत्वपूर्ण है, और इसीलिए देखिए पहले जो 5 मंत्रिमंडल में 5 मंत्रियों को बनाया गया, इसलिए बनाया गया कि आप उनके विभागों को देखिए कि जो उसमें सबसे महत्वपूर्ण था उसी को, उस विभाग को बना दिया गया कि जो हमारी अभी प्राथमिकता क्या है। और अभी भी 2-4 दिन में मंत्रिमंडल का एक्सपेंशन होगा, लेकिन बस ये है कि एक एक दिन की जो प्राथमिकताएं हैं उसकी वजह से कुछ ना कुछ डिले होता है। चलिए इस चर्चा को हम आगे बढ़ाएं उससे पहले देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। हमने भी समझने की कोशिश की है और उससे आगे आपसे समझेंगे, लेकिन पहले एक बार ये रिपोर्ट समझ लीजिए। डॉक्टर गुलरेज शेख तो बहुत कुछ कह रहे हैं, लेकिन इसके इतर भी बहुत कुछ है। आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश में शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलों का दौर लगातार जारी है। कयास तो इस बात के पुरजोर लगाए जा रहे थे कि मई के आखिर तक शिवराज की नई टीम का गठन हो जाएगा। हालांकि इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दे चुके थे और नामों को लेकर हुए मंथन के बाद माना जा रहा था कि शिवराज की नई टीम जल्दी तैयार हो जाएगी। इसके पीछे एक बड़ी वजह कोरोना भी मानी जा रही है। अब तक नैनो कैबिनेट के साथ खुद सीएम शिवराज मोर्चा संभाले हुए हैं। लगभग एक सप्ताह पहले मंगलवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर चर्चा हुई थी और दावेदारों के नामों पर मंथन हुआ। शिवराज के चौथे कार्यकाल के लिए कैबिनेट का गठन भी एक चुनौती बना हुआ है। सिंधिया के भाजपा में शामिल होने के चलते समीकरणों को जमाने में बीजेपी को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। कोरोना महामारी और मंत्रिमंडल शिवराज सरकार के लिए बड़ी चुनौती। लॉकडाउन के बीच मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलें तेज। मई के आखिर तक टीम शिवराज की घोषणा के लगाए जा रहे थे कयास। जून शुरू होने पर भी नहीं हुआ मंत्रिमंडल का विस्तार। सिंधिया खेमे के चलते बीजेपी में पशोपेश के बने हालात। 22 से 24 मंत्री बनाए जाने की जताई जा रही है संभावना। सूत्रों की माने तो लगभग 10 मंत्री सिंधिया खेमे के हो सकते हैं। सिंधिया गुट के तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत नैनो कैबिनेट में है मंत्री। 2 माह के बाद भी शिवराज कैबिनेट का नहीं हुआ गठन। संघ से परामर्श कर फैसले का इंतजार। खबर यह भी है मंत्रिमंडल विस्तार के बाद भी 6 से 8 पद रिक्त रखे जा सकते हैं, जिन्हें उपचुनाव के बाद भरा जा सकता है। सिंधिया के खेमे के 2 मंत्री बनाने के बाद चर्चाएं तो इस बात की भी हैं कि इमरती देवी, महेंद्र सिंह सिसोदिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, प्रभुराम चौधरी, ऐंदल सिंह कसाना, हरदीप सिंह डंग, बिसाऊलाल सिंह, राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और रणवीर जाटव को भी शामिल किया जा सकता है। वहीं मंत्रिमंडल में हो रही देरी पर कांग्रेस ने रात के अंधेरे में सरकार बनाने का शिवराज पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है पिछले दरवाजे से सरकार बनाई और मंत्री बनाने को लेकर प्रदेश में सौदेबाजी की जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले दरवाजे से शिवराज सिंह चौहान ने जो अपनी रात के अंधेरे में सरकार बनाई थी, अभी मध्य प्रदेश और देश में जो कोविड की लड़ाई है उस पर ध्यान न देके मध्य प्रदेश में सरकार में मंत्री बनाने की जो सौदेबाजी चल रही है वो पूरा मध्य प्रदेश देख रहा है। और अभी भाजपा के विधायक हों या जो बिकाऊ लाल हैं, ये आके अपनी अपनी मांगे रख रहे हैं, ब्लैकमेल कर रहे हैं, सौदेबाजी कर रहे हैं। जिस दिन ये चीजें पूरी हो जाएंगी उस दिन ये शायद मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। शिवराज को सीएम पद की शपथ लिए 2 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बावजूद इसके कैबिनेट को लेकर अटकलों का बाजार गर्म है। इधर बीजेपी का कहना है संघ के फैसले का इंतजार है, जल्द ही मंत्रिमंडल का ऐलान हो जाएगा। मंत्रिमंडल को लेकर बातें कुछ भी हों और तर्क कुछ भी दिए जा रहे हों, लेकिन कुल मिलाकर इसमें हो रही देरी को लेकर देखा जाए तो बीजेपी के लिए पशोपेश की स्थिति बनी हुई है।
एक तरफ पार्टी को अपने ही लोगों को साधना है तो दूसरी तरफ सिंधिया को खुश करने के लिए उनके खेमे से भी नामों का चयन करना होगा। ऐसे में देखने वाली बात होगी संघ और संगठन में नामों को लेकर किस तरह तालमेल बैठता है। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो सुना आपने, बहुत से सवाल हैं, बहुत से अनुमान हैं। चलिए इसी पर आगे बढ़ते हैं। क्या कहेंगे योगेश यादव? बहुत से काम है, कोरोना काल है, जैसा कि डॉक्टर गुलरेज कह रहे हैं कि कोई जो प्राथमिकता है उसे किया जा रहा है और ऐसे समय में जो आवश्यक है पहले वो किया जा रहा है। इसमें क्या ऐसी क्या समस्या है? जो मंत्री जितने आवश्यक थे उतने तो बना दिए गए। देखिए, जब राजनीति का दृष्टिकोण लक्ष्यहीन हो, दृष्टिहीन हो और संदिग्ध हो तो इस तरीके की बाद में परिस्थितियां उत्पन्न होती है। एक नीति विहीन राजनीति और एक हौच-पाच की राजनीति का परिचायक बनकर भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से सत्ता हथियाने का षड्यंत्र किया और उसमें आंशिक रूप से ये सफल भी हुए, विधायकों को खरीद कर। उसके बाद की इनके पास कोई दृष्टि नहीं थी, कोई विजन नहीं था कि विधायक खरीद लिए, कांग्रेस की एक सुचारित रूप से चलने वाली सरकार को गिरा दिया, आगे का कोई प्रोग्राम नहीं था। अब आगे जब इनके पास मंत्रिमंडल के गठन की कवायद शुरू होती है तो उस समय आंतरिक इनके अंतर विरोध हैं, अंतर इनकी विवेचनाएं होती हैं, आंतरिक विद्वेष सामने आते हैं और एक हौच-पाच की स्थिति भारतीय जनता पार्टी में निर्मित होती है। और इन सब की जो बिंदु बनते हैं, टारगेट बनते हैं, वो शिवराज सिंह जी चौहान। अब आप अच्छी तरह देखिए, शिवराज सिंह जी अभी मंत्रिमंडल का गठन करें या अपने विधायकों को साधे या उनके विरोध को साधे या जिस जगह चुनाव होने जा रहे हैं वहां पर जिस तरीके से विरोध हो रहा है और बगावत चल रही है भारतीय जनता पार्टी में, वहां पर साधे, चाहे हाटपिपलिया का मामला हो, बदनावर का मामला हो, सावेर का मामला हो, अब चारों तरफ एक हाहाकार मचा हुआ है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान ये भी चाहते हैं कि मैं चौसर की सभी चालों को स्पष्ट रूप से चल लूं, मंत्रिमंडल का गठन भी कर लूं, लेकिन दूसरी परिस्थिति ऐसी निर्मित हो रही है कि उन पर दबाव भी बढ़ता जा रहा है। अच्छा, फिर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी का विजन ना होने के कारण कोई भी काम सिस्टमेटिक नहीं है। आज मध्य प्रदेश का नागरिक हाहाकार कर रहा है, कोरोना वायरस की हमारी जो परिस्थितियां बढ़ती जा रही हैं और अब ये किस तरीके से मंत्रिमंडल बनाएंगे। आज राज्यसभा के भी चुनाव का इलेक्शन का डिक्लेरेशन हो गया है, अब राज्यसभा का इलेक्शन होने वाला है। अब इनमें फिर जूतम पेजार वाला मामला है। महाराज ही हैं, महाराज को दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं, महाराज अपने महाराज का जलवा दिखा रहे हैं, वो दरकिनार हो नहीं रहे हैं। तो सत्ता का दबाव अलग है, आरएसएस की चाबुक इनके ऊपर और है, आरएसएस की चाबुक। तो ये जो अंतर विरोध एक हौच-पौच की स्थिति है, तो ये दृष्टिहीन राजनीति का परिचायक है, ये विवेकहीन राजनीति का परिचायक है। और ये इसको कह सकते हैं, इसको यदि कहें तो हम बिल्कुल कह सकते हैं कि छोटे कस्बों में ये बात बड़ी कॉमन रहती है। इस शब्द को प्रयोग करने में मुझे कोई भी अतिरेक नहीं है भावनाओं का, जिसको हम लंपट राजनीति कहते हैं। शायद शिव अनुराग जी पटेरिया मेरे शब्द से बड़े खुश होंगे, मालवा का शब्द है ये लंपट राजनीति है कि इधर कर दिया, उधर कर दिया और ये कर दिया, चेंज कर दिया, लेकिन अंततः कोई दृष्टि नहीं है। अब कहां के मंत्री बनाओगे आप? शिवराज सिंह जी चौहान, आप बताइए, क्या आप पूरे के पूरे इनके ज्योतिराज सिंधिया जी के मंत्री लेंगे या जो बगावत करके बैठे उनके लिए? आप देखिए आप देखिए राजेश सोनकर ने बयान दे दिया, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने कि हमारे इसका विश्लेषण करा दूं। और थोड़ा अगर आप पीछे हो जाएंगे, थोड़ा सा अगर आप पीछे हो जाए तो बेहतर है। योगेश जी, आप सही कह रहा हूं, थोड़ा और पीछे हो जाइए जी। पटेरिया साहब, क्या लग रहा है आपको? ये तो दोनों राजनीतिक दल हैं, इनके अपने अपने तर्क हैं, लेकिन समीक्षा क्या कहती है? एक समीक्षक की तरह आप कैसे समझना चाहते हैं इसको? क्या खबरें हैं अंदर खाने की? आखिर ये तारीख कब आएगी, कैसे आएगी और इसके कितने जोखिम हैं जिसकी वजह से इससे बचा जा रहा है? रिजवान साहब, वास्तविकता यह है कि 2-3 दिन के अंदर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाना चाहिए। दूसरा, ओल्ड गार्ड का रिटर्न हो रहा है, यानी पुराने जो लंबरदार हैं, इनके पुराने गार्ड्स हैं, सब वापस आ रहे हैं।
पिछले दिनों मंथन यही हो रहा था कि नए लोगों को चेहरे लें या पुराने चेहरों को लें। पुराने चेहरों का दबाव इतना था कि बहुत ज्यादा सामाजिक समीकरण वो साध नहीं पाए, क्योंकि उनके अपने संपर्क हैं, संबंध हैं और उनकी अपनी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, ये प्रोग्रेटिव है चीफ मिनिस्टर का, कब करें कैसे करें, लेकिन जो सूचनाएं हैं कि 2-3 दिन के अंदर ये सारी चीजें हो जाए, हो सके कल भी हो जाए, परसों भी हो जाए, कभी भी हो जाएगा। और लगभग ये सहमति बन गई, 22 से 24 मंत्री इसमें आने वाले हैं। लगभग 30 से 32% मंत्री सीधे समर्थक हो जाएंगे कैबिनेट में, बाकी भाजपा के अपने आंतरिक संगठनों के साथ में पुराने गार्ड्स हो जाएंगे। लेकिन आने वाले दिनों में 24 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव है, इसलिए इनको बहुत कुछ साधना है। चाहे वो शेखावत जी वाला मामला हो बदनावर का, चाहे वो दीपक जोशी का मामला हो, या दूसरे लोग हों, भाजपा के वो तमाम लोग, चाहे वो पारुल साहू हों, इनको आपको कहीं ना कहीं समायोजित करना पड़ेगा। अन्यथा जरा सी भी फूट हो गई, जरा सी भी सेंधबारी हो गई तो भारतीय जनता पार्टी को लेने के देने पड़ जाएंगे विभिन्न सीटों पर। तो मुझे लगता है भाजपा ने एक बड़ा वर्कआउट किया है सत्ता के साथ में, संगठन के साथ में और संघ के साथ में। संघ इस मामले में विशेषज्ञता हासिल करता है, संगठन इस मामले में एग्जीबिशन में महारत हासिल करता है कि वो अपने लोगों को मना लेता है। इसलिए अंतिम दौर में कैलाश विजयवर्गीय जी को दीपक जोशी के पास परसों पहुंचाया गया था, मनोज चौधरी की मौजूदगी में बातचीत हुई है। इस तरह शेखावत जी को भी मनाने की कोशिश हो रही है, पारुल साहू के बारे में बातचीत की जा रही है। मुझे लगता है इसका फलितार्थ आपको आने वाले दिनों में देखेंगे। कुछ ना कुछ बगावतें तो जरूर होंगी, हर चुनाव में होती है। तो 24 क्षेत्रों का बाई इलेक्शन तो कुछ ना कुछ होगा जरूर, लेकिन जब जो संगठन भारतीय जनता पार्टी का है उसके मुकाबले कमलनाथ जी अपने 13 महीने के सरकार में संगठन खड़ा नहीं कर पाए। दरअसल वो नौकरशाहों पर उनकी जो डिपेंडेंसी थी उसने संगठन को खड़ा नहीं होने दिया। कुछ चंद लोगों के हाथ में संगठन झूलता रहा। और मुझे लगता है कि ग्रामीण लेवल पर, जैसे योगेश यादव जी, इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तो बड़े पुराने मित्र हैं, इन जैसे सैकड़ों या कहें लोगों को मैं जानता हूँ अच्छी तरह से, इनको जो तवज्जो सत्ता और संगठन में मिलनी चाहिए थी, अंतिम दिनों में जिन लोगों को बनाया गया वो कैसे बने, क्या बने, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं। और अंत अदालतें गई, कोई कोर्ट से स्टे लेके आया, हुजूर सत्ता में आते ही आप बना देते ना। लेकिन दिक्कत ये है कि जब आग लगती है, जब फायर ब्रिगेड आती है, कांग्रेस की सबसे बड़ी दिक्कत है। और मुझे लगता है कि शिवराज सिंह चौहान एक अच्छा मंत्रिमंडल देने में कामयाब होंगे। अब जीत हार क्या होगी ये ईश्वर के हाथ में है, मतदाता के हाथ में है, और किसी के हाथ में नहीं है। के चुनाव है पटेरिया साहब, उसको लेकर भी कुछ उहापोह है। देखिए, एक तो हुआ वो भाजपा के कुछ पुराने लोगों की तरफ से कहा जा रहा था कि इलेक्शन कमीशन से रीनोटिफाई कराया जाए, यानी दोबारा नामांकन हो और दोबारा नामांकन करके, ताकि सुमेर सिंह सोलंकी, शायद मैं नाम सही ले रहा हूं, जो प्रोफेसर थे, उनको राज्यसभा का टिकट दिया गया, उनको लेके एक जगह पर कोई दूसरे नेता को लाया जाए। लेकिन संघ के नॉमिनी के तौर पर वो मौजूद है, तो बदलाव होने की बात नहीं है। दूसरा, कांग्रेस की अपनी चिंताएं हैं। दरअसल फूल सिंह बरैया और दिग्विजय सिंह, इनके बीच में तय नहीं हुआ है कि पहली प्राथमिकता का क्रम कौन सा होगा। वैसे फूल सिंह बरैया दिग्विजय सिंह के पक्ष में खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। अब अगर फूल सिंह बरैया के साथ कोई भाजपा कोई मदद कर दे तो दिग्विजय सिंह के साथ चोट हो सकती है। तो अभी बहुत सी राजनीति होगी, लेकिन भाजपा के 2 प्रत्याशी तो जीतने वाले हैं, उनका तो तय है। अब बाकी क्या करेंगे, मुझे लगता है सत्ता की जो राय है वो बड़ी सरपट और रफ्तीली हो गई है। पहले तो उम्मीद करते थे सब लोग कि भाजपा का 1, कांग्रेस को 2 आएंगे, लेकिन अंत में एक ऐसा धोबी पछाड़ पड़ा कि आप मेरा सवाल मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर था कि मंत्रिमंडल विस्तार इस वजह से तो कहीं नहीं, उसको लेकर भी कोई चिंतन मनन हो रहा है, इस वजह से तो नहीं अटक रहा कहीं? लगता है राज्यसभा इसमें कोई रोड़ा नहीं है। राज्यसभा नॉमिनेशन की सीट है और स्ट्रेंथ जो होती है, अगर कोई क्रॉस वोटिंग 1-2 में होती है, 3 में होती है। अब 20-25 वोट आपके पास ज्यादा है, 24 वोट है, निर्दलीय वैसे आपके साथ रहेंगे, सपा बसपा वैसे आपके साथ जाना है। वो तो कहते हैं निर्दलीय और जो छोटे दल हैं, जहां बम वहां हम। प्रदीप जायसवाल को आपने देखा ही है कि जब वो मंत्री थे, अंतिम दिन सरकार के चल रहा था 2022 के आसपास, वो कह रहे थे भाजपा को हम समर्थन देंगे, जो सरकार में उसके साथ हम जाएंगे। तो निर्दलियों के बारे में कुछ लोगों से मिला हूं मैं, चाहे उनका जो व्यवहार था, बातचीत, छोटे दल के जो लोग हैं उनसे नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, मैं कई मित्र हैं मेरे, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा हमारी तो बातचीत बहुत लंबे समय से बीजेपी में चल रही थी, हो सकता वो भी मंत्री बन जाए, वो भी मंत्री होने के दावेदार हैं। तो देखिए बहुत मजेदार खेल है।
लेकिन राज्यसभा की चीज तय है कि बीजेपी कम से कम 2 सीटें तो जीत रही है। अब तीसरे पर कोई दाव लगा दे तो कह नहीं सकता हूं मैं, तीसरा वैसे उनके पास कोई है नहीं। कुछ कहना चाह रहे हैं आप? भाई साहब का एनालिसिस मैं हमेशा बहुत अच्छा मानता हूं, लेकिन रंजना बघेल भी हैं, और आप ये मान के चलें कि हमारे पास 3 के 3 सीटें बीजेपी के कोटे में जा रही है। उसका कारण यह है कि जो हार्डकोर कांग्रेसी हैं, जैसे दिल से यादव साहब भी हार्डकोर कांग्रेसी हैं, ये लोग सब के सब दिग्विजय सिंह जी पर, जिसको कहते हैं ना क्रूड लैंग्वेज पे, अपनी अपनी छुरियां तेज करके बैठे हैं, क्योंकि उन दिग्विजय सिंह जी की वजह से इन लोगों की सरकार गई, तो वे दिग्विजय सिंह जी को वोट देंगे नहीं। फिर कांग्रेस में जिस प्रकार का आंतरिक जातिवाद है, वो जातिवाद जो है वो एक दलित फूल सिंह बरैया के फेवर में नहीं है। तो बहुत सारे जो चीजें हैं उसकी वजह से कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं आ रही है, और हार्डकोर कांग्रेसी विधायक जो है वो मेरा विषय आज राज्यसभा नहीं है, मंत्रिमंडल की तारीखें हैं। राज्यसभा के डर से आप नहीं कर रहे हैं, इस तरह के लोग कह रहे हैं, आरोप लगा रहा है विपक्ष। आप भयभीत हैं कहीं राज्यसभा में आपका समीकरण ना बिगड़ जाए, इसलिए मैंने वो सवाल किया था, इसलिए वो मैं आपसे समझना चाहता हूं, वो भी आप बता सकते हैं। अब आप राज्यसभा में सारी सीटें जीत लें, ये तो वक्त बताएगा, उस पर चर्चा फिर कभी करेंगे। आप मंत्रिमंडल गठित क्यों नहीं कर पा रहे हैं, करेंगे कब? मैंने आपको बताया, इसमें बड़ा स्पष्ट है मंत्रिमंडल में कि मंत्रिमंडल 1-2 दिन में आपको दिख जाएगा, लेकिन कुछ व्यवहारिक चीजें हैं जो कि प्राथमिकता के आधार पर चयन होती हैं। उन प्राथमिकताओं को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि फाइनली सरकारें जो है वो मंत्रियों के लिए नहीं होती है, सरकारें जनता के काम करने के लिए होती हैं। और अभी तो आपात स्थिति चल रही है, बिल्कुल इसमें यदि आप प्राथमिकता देंगे तो किस चीज को देंगे? जो आप पहले कह चुके हैं, क्या बात, ये तर्क आप पहले भी दे चुके हैं। तो नहीं, जो वास्तविकता है वो वास्तविकता आप मुझसे 100 बार भी पूछेंगे तो वही आएगी, नींद में उठाकर पूछेंगे भी तो वही आएगी। दूसरी बात, हम तो शुभ लाभ वाले लोग हैं, हम जो भी करेंगे शुभ करेंगे, और शुभ कैसे होता है? जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचा दे वही शुभ है। तो जो जब शुभ घड़ी होगी उस शुभ घड़ी में होगा जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा लोग मतलब जनता जनार्दन है मध्य प्रदेश। बहुत ही बढ़िया व्याख्या की आज शुभ लाभ की गुलरेज भाई, वो घड़ी कब आएगी डॉक्टर गुलरेज? कैसे बदल देते हैं। जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी कब आएगी? एनी टाइम सर, कभी भी डॉन का बड़ा मशहूर। डॉक्टर गुलरेज आपसे पूछ रहा हूँ, कभी भी आएगी। देखिए आप और हम जानते हैं और देख रहे हैं कि प्रदेश की जो गाड़ी है वह कितनी तेजी से स्टेबिलिटी की तरफ जा रही है, चाहे आर्थिक चीजें हो, चाहे हमारे बाजारों की स्थिति हो। तो बस जो ये कोरोना का संकट को कम से कम करना है हमारा लक्ष्य। चलती के नाम गाड़ी है, ये तो हम सब समझते हैं, लेकिन विस्तार कब होगा, गाड़ी ट्रेन में कब बदलेगी? अभी तो इंजन दिख रहे हैं आगे आगे, ट्रेन भी चाहिए। चलती का नाम देखिए गुलरेज साहब, वो ये कह रहे हैं कि बेहतरीन काम हो रहा है, ऐसे समय में मंत्रिमंडल जितना है उनके पास बहुत अच्छा काम कर रहा है, उनकी नहीं है, उनकी प्राथमिकता कोरोना से निपटना है, उसके लिए वो काम कर रहे हैं। उनकी प्राथमिकताएं जो है सरकार गुड गवर्नेंस देना है, उस पर वो काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि एक बात जो सच है वो बार बार कहेंगे। वो रिजवान साहब, भारतीय जनता पार्टी का जो सैद्धांतिक चरित्र स्पष्ट होकर सामने आया है वो डॉक्टर गुलरेज ने स्पष्ट कर दिया। लाभ शुभ की स्थिति देखते हैं, अब ये पहले लाभ देखते हैं फिर शुभ देखते हैं। अब लाभ के अंतर्गत अभी वो जो आर्थिक अन्वेषण चल रहा है इनका, वहां पर नहीं, अब आप सुनिए, नहीं लाभ और शुभ, अरे तो शुभ आपके लिए होगा, अरे शुभ भारतीय जनता पार्टी और विधायकों के लिए होगा, जनता के लिए कहाँ शुभ है साहब? ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ पहुंचाए भाई, जनता के लिए तो अशुभ ही अशुभ हो रहा है। अरे जनता को कहाँ लाभ हो रहा है, अशुभ ही अशुभ हो रहा है। अरे जनता के पास तो अभी आप आरोग्य सेतु तक नहीं पहुंचा पाए हैं, अशुभ ही अशुभ हो रहा है। वो आरोग्य सेतु के पैकेट कहाँ गए ये तो पूछ लो शिवराज सिंह जी से। आप ये लाभ और शुभ देखिए, मेरी बात पूरी तरह से जब ग्रहण हटेगा तो जनता के साथ हो रहा है शुभ। जब जो खराब वाले राजनीतिक नहीं बोलते हैं ना, मैं आपके पास आऊंगा, आखिरी में मौका दूंगा, अगर आप अपनी पारी अभी कतराते हैं तो मुझे कोई एतराज नहीं है।
चलिए बताइए योगेश यादव, अपनी बात पूरी कर लीजिए। नीति को जब हम व्यवसाय के अंतर्गत तोलने लगे, व्यवसाय के अंतर्गत इन्होंने कुछ इन्वेस्ट किया, विधायकों को खरीदे, अब उस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न देख रहे हैं। अब उसी मतलब जो कुछ भी आधार अब आर्थिक हो गया, मूल लक्ष्य आर्थिक हो गया, ना वहां जज्बात है, ना भावनात्मक है, ना सैद्धांतिक परिणति है, ना समाज सेवा है। ये शब्द अब गौण हो गए, राजनीति का चरित्र व्यवसायिकता हो गया है। और इसी भंवर जाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता, भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सभी इसी 2 दूनी 4 में फंस गए। और ये सबके लिए जो बात लाभ और शुभ की भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकती है, लेकिन जनता के लिए अशुभ ही अशुभ है, जनता के लिए धोखा ही धोखा है, और जनता के साथ ये कुठाराघात। और जनता भयभीत है, बहुत भयभीत है जनता। जिस तरीके से जनता एक भयावह मध्य प्रदेश देख रही है, एक डूबता हुआ मध्य प्रदेश देख रही है। चलिए साहब, सबके फिर वही मैं जिक्र करूंगा, सबके अपने अपने तर्क हैं। और आप हंस भी रहे थे, शुभ लाभ का बड़ा ज़बरदस्त विश्लेषण कर रहे थे डॉक्टर गुलरेज शेख, और इन्होंने उसको अशुभ हानि जैसा कुछ बना दिया। जी देखिए, गुलरेज साहब की बात की मैं हमेशा तारीफ करता हूँ। वो डॉक्टर हैं और अच्छे व्याख्याकार हैं, इसलिए मेरे को भी कुछ शब्द मिल जाते हैं, इसलिए मैं मजा करता हूँ। और ये अलग बात है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसी भी राज्य के मंत्रिमंडल का गठन मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है, और उसको हमें मानना चाहिए। दूसरा, बहुत सी विविधताएं हैं। एक्चुअली आपने इलाहाबाद में त्रिवेणी देखी होगी, जब नदियों का संगम होता है तब सारी धाराएं अलग दिखती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में पिछले महीने ही कांग्रेस के 22 साथियों का मिलन हुआ है, तो उनकी धाराएं अलग चल रही हैं, उनके अपने कंपल्सन हैं। आज ही बिसाहुलाल सिंह का एक बयान अखबारों में आया, अगर आप चर्चा में ना हो, सोशल मीडिया पे भी है। उन्होंने अपने लोगों से कहा है कि यार मंत्री बनना तो दूर, हम विधायक भी नहीं रहे, क्या इसके लिए हम भारतीय जनता पार्टी में आए थे। तो सबकी अपनी अपनी समस्याएं हैं, सबकी अपनी अपनी दिक्कतें हैं, और उनको समायोजन करना बहुत बड़ी बात है। दरअसल बिसाहुलाल सिंह, एनएल सिंह कंसाना और हरदीप सिंह डंग 3 ऐसे लोग हैं जो सिंधिया के साथ नहीं आए हैं, भाजपा के साथ में सीधी डायरेक्ट डीलिंग के साथ आए हैं। उनको भी अपने भविष्य की चिंता थी, इनमें से एक आध को ड्रॉप किया जा रहा था, इसलिए बिसाहुलाल सिंह का दर्द फूट पड़ा। तो मुझे लगता है सिंधिया के 6-7 लोग और 3A, तो 9-10 लोगों को समायोजित करना है। यानी जो कांग्रेस से आए हुए लगभग 11 लोग होने को हैं, 10-11 लोग होने को। इसमें भाजपा का शक्ति संतुलन कैसा बनेगा, भाजपा अपने मूल पिंड के साथ कैसे रहेगी, इसकी अपनी चिंताएं थी। और मुझे लगता है किसी भी सरकार को अवसर मिलना चाहिए। दरअसल 5 मंत्रियों से काम नहीं चलता, ये सही है, ये बात भी सही है, लेकिन स्थितियां बहुत अलग किस्म की हैं। क्यों मूल पिंड के लोग नहीं है जो आपके साथ 22 लोग आए हैं, उनकी अपेक्षाएं हैं, वो बाबा बनने के लिए नहीं आए, बैरागी बनने के लिए नहीं आए। बहुत पहले एक राजनेता, मशहूर राजनेता थे कृष्णपाल सिंह, उन्होंने बार मुझसे कहा था कि राजनीति में और राजधानी में लोग बैरागी होने के लिए नहीं आते हैं, कटोरा लेके भीख मांगने की योजना के तहत नहीं आते हैं। हर आदमी की एक महत्वाकांक्षा होती है, विधायक बनना चाहता है, सांसद बनना चाहता है, मुख्यमंत्री बनना चाहता है, और प्रधानमंत्री भी बनना चाहता है। तो मुझे लगता है सबकी इच्छाओं और अपेक्षाओं को साथ में निर्धारण करना। देखिए, जो 10-11 लोग बन जाएंगे सिंधिया के साथ में, तो 11 लोग क्या बाबा बैरागी हो जाएंगे ना? नहीं होंगे। उनको भी कहीं ना कहीं आपको एकोमोडेट करना पड़ेगा, उनको समझाना पड़ेगा कि हम आपको संगठन में लेंगे, हम आपको निगम मंडलों में लेंगे, आपके परिजनों को लेंगे, और उसके बाद ये लंबा प्रोसेस है। और दूसरा, कोरोना काल में एक लंबी पॉलिटिकल एक्सरसाइज हो भी नहीं पा रही थी, तो मुझे लगता है इतना समय लगना वाजिब था। लेकिन कल परसों नरसों 2-3 दिन के अंदर ये सारा विस्तार हो जाएगा, 22 से 24 लोग आपके सामने होंगे। सरकार के सामने, पीछे की सरकार के सामने भी यही चुनौती थी, सबको साधे रखना, इसलिए कि ऐसी परिस्थितियों में जब संख्या बल बहुत, उसमें अंतर बहुत अधिक नहीं होता, तो ऐसे समय में मेढक तोलने जैसी बहुत ढेर सारी स्थितियां होती हैं। पिछली सरकार के सामने भी बड़ी चुनौती थी, फिलहाल सरकार के सामने भी चुनौती है। और वो बड़े बड़े नेता, दिग्गज नेता जो किन्हीं कारणों से, किन्हीं परिस्थितियों में चुनाव हार गए, उनकी पूरी राजनीति किसी विरोध के आधार पर थी, अपने किसी नीति सिद्धांत पर थी। अब वहाँ वो सारे लोग जिनसे वो वर्षों से प्रतिस्पर्धा रही है उनकी, जिनसे वो लड़ते आए हैं राजनीतिक रूप से, अब वो सब वहाँ के जनप्रतिनिधि होंगे, उनकी अगुवाई में सारी तरह की चीज़ें होंगी, और वो पिछड़ जाएंगे। ऐसे में आने वाले वक्त में इस बार तो उनमें से बहुत से लोग मंत्री भी बनेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे पार्टी की ओर से। और यदि सब कुछ जैसा सरकार सोच रही है, बीजेपी सोच रही है, सब कुछ वैसा हो जाता है, तो बहुत ढेर सारे लोगों के तो भविष्य दांव पर लग जाएंगे। ये चिंता सबकी है, और इस चिंता को लेकर
बगावत के आसार की उम्मीद करती है कांग्रेस। इन्हीं सब चीज़ों को देखकर पार्टी भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है, सरकार भी फूंक फूंक कर कदम रख रही है। क्या ऐसा लगता है आपको? पटेरिया साहब, आज निश्चित तौर पर देखिए, बगावत की आशंका हमेशा बनी रहती है। आप सबको संतुष्ट, सबको संतृप्त नहीं कर सकते हैं। आप लोग मीडिया में हैं, हम अपने मीडिया हाउसेस को चलाते हैं, अपने दफ्तरों में काम करते हैं, हम आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते। जब इतनी बड़ी एक पार्टी है, 7.25 करोड़ लोगों को रिप्रेजेंट करने वाली, कि वोट भले ही आधे मिलते हैं लेकिन रिप्रेजेंट हम सबको करते हैं, तो मुझे लगता है सबकी इच्छाएं, अपेक्षाएं और महत्वाकांक्षाएं होती हैं। देखिए, जो 22 लोग टूट के आए हैं वो किसी देश और समाज के लिए टूट के नहीं आए हैं। इमरती देवी कहते थे महाराज कहे तो मैं कुएं में कूद जाऊंगी, यानी व्यक्तिगत निष्ठा और अपेक्षा के कारण सारा काम हुआ। अगर सिंधिया जी के साथ में टीकमगढ़ में ये ना कहा जाता कि आप सड़क पर उतर, उन्होंने कहा था कि हम सड़क पर उतर के आंदोलन करेंगे, और कमलनाथ और ये ना कहते कि उतर जाइए, तो मुझे लगता है ये मामला टाला जा सकता था। ये गृह युद्ध, ये महाभारत, मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं की, बड़े नेताओं की कुल मिला के इस दंभ के कारण हुआ है कि हम सब कुछ मैनेज कर लेंगे। उन्हें अंदाज ही नहीं था कि एक राजनेता के साथ 6 मंत्री भी चले जाएंगे। इतने लोग तो उनके पूर्व सीनियर सिंधिया के साथ भी नहीं गए थे। मुझे लगता है एक बड़ा धमाका मध्य प्रदेश की राजनीति में हुआ है, जो नियोजित तरीके से आगे बढ़ रहा था। और ये मामला कोई आज का नहीं है, पिछले 4-6 महीने से सारी चीजें, आधारशिलाएं रखी जा रही थी। तो मुझे लगता है बगावत को टालने के लिए सबको संतुष्ट करके भाजपा आगे बढ़ेगी। तो आप याद करिएगा, 22 में से जो 10-11 विधायक बचेंगे उनको कहीं ना कहीं संतुष्ट किया जाएगा। एक कारण उनकी जो सामाजिक अपेक्षाएं वो पूरी करेंगी। दूसरा, उनके परिवारजनों को, अगर उनको विधायक के तौर पर अगर मतलब वो जीतते हैं तो उनको क्या किया जाएगा, ये तय पहले से तय। संगठन में जगह देना, लेकिन हर आदमी पावर में शेयर चाहता है। कहते हैं ना, केक में बड़ा हिस्सा हमें चाहिए, तो सत्ता के केक में उनको भी बड़ा हिस्सा चाहिए। अब किनको मिलता है, कैसे मिलता है, आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन आप सबको संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी मानता है कि पड़ोस के मैदान में घास ज्यादा हरी है। कहते हैं ना कि पड़ोस का मैदान जो ज्यादा हरा भरा है, अब दूसरे की थाली में ज्यादा अच्छा व्यंजन है। तो आप देखते रहिए और मजा आने वाला है। असली खेल या असली शिवराज जी की परीक्षा 2 तारीख से शुरू होती है। चलिए, 2 जून में मंत्री के तौर पर रोटी नसीब होगी, या अभी मंत्री बनना दिल्ली दूर है मंत्री के लिए, इसलिए कि शिवराज जी दिल्ली जाने वाले थे। डॉक्टर गुलरेज, अपनों को मनाना, अपनों को साधे रखना, अपने को समझाए रखना बड़ी चुनौती है। जो कल तक आप कांग्रेस के साथ देख रहे थे, आप जिसका जिक्र करते थे, अब उसी समस्या से, उसी चुनौती से 2-4 आप भी हो रहे हैं। जल्दी कहिएगा, संक्षिप्त में कहिएगा, वक्त नहीं। बिल्कुल संक्षिप्त में कहूंगा। पहले पार्ट पे मैंने जो बात थी वो संगठनात्मक बात की थी, और अब मैं जो बात करूंगा वो ह्यूमन साइकोलॉजी के लेवल पे करूंगा, जो सबके ऊपर लागू होती है, वो कांग्रेसी हो या भाजपा ही हो। जिस प्रकार से श्री अनुराग पटेरिया जी ने कहा, सच बात है कि महत्वाकांक्षा हर व्यक्ति की होती है, चाहे वो भाजपा का हो या कांग्रेस का हो, और लेकिन वहीं पर संगठन का जो रोल होता है वह लागू होता है कि संगठन कितना शक्तिशाली है। मैं अभी कोई भी संगठन की बात नहीं कर रहा, मैं वो कांग्रेस का हो सकता है, बीजेपी का हो सकता है, किसी का भी हो सकता है। जब संगठन शक्तिशाली होता है तो उन महत्वाकांक्षाओं का इतना मोल नहीं बचता, उनको ओवरकम किया जा सकता है, और वही बीजेपी करती है, यही बीजेपी की शक्ति है। दूसरा विषय, हमारे यादव साहब ने कहा था, अब मैं एक तरह से डेविल्स एडवोकेट की तरह भी यदि बात करूं, ये कह रहे थे खरीद फरोख्त की, जो कि सरासर झूठ है, लेकिन 1 सेकंड के लिए इन्हीं की तर्क को मान ले हम यादव साहब के, तो ये क्या कहना चाहते हैं कि क्या इनकी सरकार नपुंसक थी? जब इनकी सरकार थी तो क्या वो समझ नहीं पा रही थी, समझ पा रही थी, रोक नहीं पा रही थी? और क्या नपुंसक सरकार का होना देश प्रदेश के लोगों के हित में होता है? यदि नहीं होता है तो ऐसी सरकार को, नपुंसक सरकार को तो रहना ही नहीं चाहिए। तो वह भी ठीक हुआ, जो मैंने बोला कि शुभ लाभ है, तो वो तो शुभ लाभ वाली स्थिति वहां भी बनती है ऐसी सरकार के नहीं होने में। अब तीसरी बात है, आप बार बार जो पूछ रहे हैं, कोई समस्या है, कोई क्या संतुलन बनाना है पुराने सदस्यों का और नए सदस्यों का, आप यह मान के चलिए कि जिन जिन क्षेत्रों में भी जो आप कह रहे हैं कि राइवलरीज थी दो नेताओं के बीच में, एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ते थे, तो वो राइवलरी किसी की भी निजी लेवल पर नहीं थी। वह जो राइवलरी थी वो पार्टी के लेवल पे थी, विचारधारा के लेवल पे थी। और जब वे लोग
साइड्स को स्विच करके हमारी विचारधारा की परिनिधि में एंटर हो चुके हैं, तो फिर वो राइवलरी बचती ही नहीं है। अब जो महत्वाकांक्षा का विषय है उसके लिए संगठन, जब वो वहां थे तो वो उस विचारधारा के हिसाब से नहीं चल पाए। अब आपके यहाँ है तो उस विचारधारा के हिसाब से चलेंगे। आपकी पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है, लेकिन वो व्यक्तिवाद के आधार पर सब कुछ करते हैं। लेकिन चलिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है और सबको रहना चाहिए इन उम्मीदों पर। आप सब तीनों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि ये तारीख पर तारीख, और वो तारीख आखिर कब आएगी जिसका सबको इंतज़ार है। सबको वो अनार भी खाने का मन है, लेकिन अनार तो सीमित है। तो देखिए, बीमारों की संख्या अधिक हो गई है या सबको समझा लिया गया है, उनका इलाज हो गया है, उनकी समझ बेहतर कर दी गई है, उन्हें समझा लिया गया है। ये अलग बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है और जिसमें बहुत ढेर सारे लोग लगातार लोगों के संपर्क में रहते हैं, बेहतर ढंग से समझा लेते हैं। चुनौतियां बड़ी हैं और आने वाले वक्त में जिस तरह से ये कहा जाता है कि बहुत जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, तो ये उम्मीद की जाती है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ये जितने भी कयास हैं वो दूर हो जाएंगे। और आने वाले वक्त में राज्यसभा के चुनाव भी होंगे, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार और राज्यसभा के चुनाव को एक साथ जोड़कर देखा जा रहा है। लेकिन क्या इसे देखा जाना चाहिए, ये भी वक्त के साथ ही इसका भी उत्तर मिलेगा। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए।